नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसके उससे संबंधित 1 मार्क्स या तो फिर 2 मार्क्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को करते हैं एक एक करके। मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन ले रखे हैं ये सभी जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस कारण से मैंने उन सभी प्रश्नों को लिया हुआ है ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो निरंकुशवाद को अगर आप संधि विच्छेद करिएगा तो आएगा नीर जोड़ अंकुश निरंकुश। तो जिसके सत्ता पर कोई भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं निरंकुश। ठीक, अब जैसे कि समझिए कि मान लेते हैं कि एक राजा है, ठीक है, और वो अपने राज्य में प्रजा को अनुमति दे रहा है कि आज के बाद क्या करना है कि ड्यूटी लोगों को करना है 10 बजे रात तक कि 11 बजे रात तक करना है। या तो अपने प्रजा को बोला कि बोला आज से लोगों को जो है दिन में नहीं बल्कि रात में काम करना और दिन में सोना है। ठीक है, या तो अपने प्रजा से बोला, अनेक प्रकार से अलग अलग कार्यों को कराता अपने मर्जी से, जैसे मर्जी वैसे काम वो कर रहा है। तो ऐसे शासक को हम लोग निरंकुश शासक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा निरंकुशवाद क्या है और ऐसे शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। तो चलिए हम लोग मैं एक बार पढ़ देता हूँ आंसर। निरंकुशवाद क्या है तो क्या लिखिएगा कि निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसा शासन का सिस्टम है, प्रणाली है, ठीक है, जिसके सत्ता पर कोई भी प्रकार का अंकुश ना हो। निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके सत्ता पर कोई प्रकार का अंकुश ना हो। ऐसी शासन व्यवस्था को निरंकुशवाद कहते हैं। और ऐसे शासक को, ठीक है, यहाँ पर शासन लिखा गया है, आप लोग शासक कर लीजिएगा। और ऐसे शासक को निरंकुश शासक कहते हैं। मतलब अपने मन मर्जी से हिसाब से, अपने चीज़ों के हिसाब से, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना ही निरंकुश शासक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूटोपिया यानी कि कल्पना दर से आप क्या समझते हैं। देखिए यूटोपिया जो है वो अंग्रेजी वर्ड है, उसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे कल्पना दर्श। तो कल्पना दर्श से आप क्या समझते हैं। आप कल्पना दर्श क्या होता है, मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप क्या करिए, आप कभी कभी जरूर मन में सोचते होंगे कि काश यार ऐसा होता ना कि भारत का सभी लोग अमीर हो जाता, सभी के पास खूब पैसा होता, एकदम कोई भी गरीब नहीं बचता। तो क्या बताइए ऐसा हो पाना संभव है क्या। बिल्कुल संभव नहीं है। तो बस ऐसे ही समाज की कल्पना करना जो कि संभव ना हो, ऐसे समाज को हम लोग कहते हैं कल्पनादर्श। एक बार आंसर पढ़ देता हूँ कि ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका साकार होना, ठीक है, जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, उसे यूटोपिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। जनमत संग्रह क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं। तो बहुत आसान है, एक प्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान मतलब आमने सामने जो हो जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतलब समझिए, मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है, ठीक, तो उस क्षेत्र में कोई मुखिया है, एक मुखिया है। अब वो मुखिया क्या कर रहा है, अपने क्षेत्र के लोगों से बोल रहा है कि क्या किया जाए, इस चीज़ को पास करना चाहिए या नहीं। तो डायरेक्टली जो पूछ रहा है और उस प्रस्ताव को स्वीकारने या अस्वीकारने के लिए लोगों से पूछ रहा है, बस उसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह क्या बोलेंगे कि एक प्रकार का प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। राष्ट्र क्या होता है, ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप देखिए कोई भी राष्ट्र एक दिन में नहीं बन जाता। ऐसा नहीं कि एक दिन में राष्ट्र बन जाए, एक सप्ताह में राष्ट्र बन जाए, देश बन जाए। एक देश को बनने के लिए लंबा प्रयास चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रयास लगते हैं, काफ़ी लोग अपना बलिदान देते हैं, काफ़ी लोग अपना पूरा ज़िंदगी उसमें ये कर देते हैं, तब जाके कहीं राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो राष्ट्र जो होता है लंबा प्रयास से, त्याग से, काफ़ी सारा त्याग करना पड़ता है और निष्ठा का चरम बिंदु होता है राष्ट्र। ठीक है, अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होती है। ठीक, तो याद रखिएगा कि राष्ट्र क्या होता है, एक लंबे प्रयास, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है, अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से आपका सवाल पूछेगा कि राष्ट्र को कौन परिभाषित किया। तो याद रखिएगा राष्ट्र को परिभाषित किया था अनसर्ट रेनन। कब किए थे ये, 1882 ईस्वी में राष्ट्र को परिभाषित किए थे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, वैसे मैंने ले रखा है क्वेश्चन
कि अंसर ट्रेनन कौन था, तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। इन्होंने ही सर्वप्रथम राष्ट्र की परिभाषा दिया था, और कब दिया था, तो सन 1882 ईस्वी में दिया था। ठीक है, आंसर ट्रेनन कौन था, याद रखिएगा, फ्रांसीसी दार्शनिक थे वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रवाद की जननी किस देश को माना जाता है, तो राष्ट्रवाद की जननी फ्रांस को माना जाता है। सबसे पहले राष्ट्रवाद फ्रांस में ही ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस के एक महान चित्रकार का नाम बताइए, तो फ्रांस के एक महान चित्रकार का नाम क्या है, फ्रेडरिक सारियो। इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं एक अलग वीडियो में लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चला रहे हैं सीरीज, तो अभी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चल रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ अब नेक्स्ट वीडियो में 4 मार्क्स वाला रहेगा। ठीक है, तो आप तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।